हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से लेकर हिंद महासागर के धूप से सराबोर तटों तक भारतीय उपमहाद्वीप हजारों सालों से सभ्यता का पालना रहा है। इस प्राचीन भूमि में जहां नदियां चांदी की नसों की तरह बहती थीं और उपजाऊ मैदान जहां तक नजर जाती थी, वहां फैले हुए थे संस्कृतियों, साम्राज्यों और गणराज्यों का ताना बाना फला फूला। आइए प्रिय दर्शकों, समय में वापस एक सफर पर चलते हैं और भारत के प्राचीन गणराज्यों की भूली हुई कहानियों को जानते हैं, जहां आधुनिक युग से बहुत पहले लोकतंत्र और स्वशासन के बीज बोए गए थे। हमारी यात्रा हिमालय की तलहटी में शुरू होती है, आज के नेपाल के उपजाऊ मैदानों में, जहां कभी शाक्य गणराज्य फला फूला था। अपनी राजधानी कपिलवस्तु के साथ इस गणराज्य का इतिहास में एक विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं लुम्बिनी के शांत उपवनों के बीच बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। शाक्य अपनी कृषि शक्ति और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने खुद को बड़ों की एक चुनी हुई सभा के माध्यम से शासित किया। कपिलवस्तु में पुरातात्विक खुदाई में इस कभी समृद्ध गणराज्य के अवशेष मिले हैं। घरवाली दीवारें, भव्य मठ और जटिल मूर्तियां जो बीते युग की कहानियों को बयां करती हैं। ये खंडहर शाक्य गणराज्य की शांति और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता की मार्मिक याद दिलाते हैं, ऐसे मूल्य जो बाद में बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंजेंगे। अब हम विंध्य पर्वत की ढलानों की ओर बढ़ते हैं, जहां सुमसुमार पर्वत पर अपनी राजधानी के साथ भार्ग गणराज्य ने प्राचीन भारतीय राजनीति और व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक रणनीतिक पठार के ऊपर स्थित भार्गों ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। उनका प्रभाव उनके तत्काल क्षेत्र से बहुत आगे तक फैला हुआ था। अपनी उग्र स्वतंत्रता और अपने कुशल योद्धाओं के लिए जाने जाने वाले भार्गों के साथ एक ताकत थी। प्राचीन ग्रंथ भार्गों का वर्णन कूटनीति और युद्ध के उस्तादों के रूप में करते हैं। उनके गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता उनके समय के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते हैं। उनकी विरासत न केवल पत्थर के शिलालेखों में बल्कि इस क्षेत्र की सामूहिक स्मृति में भी अंकित है, जहां उनकी बहादुरी और ज्ञान की किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हमारी यात्रा हमें आगे पूर्व में गंगा नदी के तट पर ले जाती है, जहां कालाम गणराज्य, जो अपनी बौद्धिक कुशाग्रता के लिए प्रसिद्ध था, एक बार फला फूला था। केशपुत्र में अपनी राजधानी के साथ सीखने और दार्शनिक चर्चा का केंद्र, कालाम गणराज्य ने दूर दूर से विद्वानों और विचारकों को आकर्षित किया। कालाम ज्ञान और बहस की शक्ति में विश्वास करते थे। उनकी सभाओं में अक्सर दर्शन, शासन और अस्तित्व की प्रकृति पर जीवंत चर्चाएं होती रहती थीं। यह कालाम गणराज्य के भीतर था कि सिद्धार्थ गौतम नामक एक युवा तपस्वी ज्ञान प्राप्त करने और बुद्ध के रूप में जाने जाने से पहले आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में कई साल बिताए थे। आलोचनात्मक सोच पर कालामों के जोर और आध्यात्मिकता के प्रति उनके खुले विचारों ने बुद्ध की शिक्षाओं पर एक अमिट छाप छोड़ी। अध्याय 4, कोलिया, द लीगेसी ऑफ रामग्राम। अब हम गंगा के मैदानों के बीचों बीच रामग्राम में अपनी समृद्ध राजधानी के लिए जाने जाने वाले कोलिया गणराज्य की यात्रा करते हैं। कोलिया अपनी कृषि बहुतायत के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उपजाऊ भूमि प्रचुर मात्रा में फसल देती थी, जो उनकी बढ़ती आबादी को बनाए रखती थी। कोलिया कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उनके उत्तम मिट्टी के बर्तन और वस्त्र उपमहाद्वीप के दूर दराज के कोनों तक पहुंचते थे। कोलिया गणराज्य ने बौद्ध धर्म के प्रारंभिक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रामग्राम में था जहां बुद्ध ने अपने कई प्रवचन दिए, जिससे कोलिया लोगों के बीच एक बड़ा अनुयायी वर्ग आकर्षित हुआ। अध्याय 5, मल्ल, कुशीनगर, जहां एक रोशनी बुझ जाती है। हमारी यात्रा हमें मल्ल गणराज्य तक ले जाती है, जो कुलों का एक शक्तिशाली संघ था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार में भूमि के एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करता था। मल्लों की दो प्रमुख राजधानियां थीं, कुशीनगर और पावा। हिरण्यवती नदी के तट पर बसा कुशीनगर बौद्ध इतिहास में बहुत महत्व रखता है। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने और 4 दशकों से अधिक समय तक अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के बाद
अपने सांसारिक यात्रा के अंत का प्रतीक परिनिर्वाण प्राप्त करना चुना। कुशीनगर का प्राचीन स्थल अपने विशाल स्तूपों और शांत मठों के साथ बुद्ध की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। दुनिया भर से तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर प्रबुद्ध व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने और शांति की गहरी अनुभूति का अनुभव करने के लिए आते हैं। अध्याय 6 मल्ल पावा, एकता की ताकत। मल्ल गणराज्य की दूसरी प्रमुख राजधानी पावा, जो कुशीनगर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, व्यापार और वाणिज्य का एक हलचल भरा केंद्र था। पावा के मल्ल अपने कुशल धातुकर्मियों के लिए जाने जाते थे। उनकी तलवारें और कवच पूरे क्षेत्र में बेशकीमती थे। यह शहर शिक्षा का भी केंद्र था, जहां प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक इसके शिक्षा के हॉल की शोभा बढ़ाते थे। मल्ल हालांकि 2 शाखाओं में विभाजित थे, जिनकी अलग अलग राजधानियां थीं, लेकिन वे अपने साझा वंश, गणतंत्रीय आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के प्रति अपने अटूट समर्थन से एकजुट रहे। अध्याय 7। जैसे जैसे हम प्राचीन भारत के हृदय स्थल में गहराई से उतरते हैं, हमारा सामना मौर्य गणराज्य से होता है, जो एक उभरती हुई शक्ति थी, जिसने अंततः अपने शासन के तहत अधिकांश उपमहाद्वीप को एकीकृत कर दिया। अपनी राजधानी पिप्पलीवन के साथ मौर्य गणराज्य, हालांकि अपने कुछ समकक्षों जितना प्राचीन नहीं था, ने भारत के राजनीतिक भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इसी गणराज्य से था कि शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। एक चतुर रणनीतिकार और राज्य कला पर एक ग्रंथ, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य की चतुर सलाह से निर्देशित चंद्रगुप्त मौर्य ने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसका समापन मौर्य साम्राज्य की स्थापना में हुआ, जो सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था प्राचीन भारत में। अध्याय 8। हमारी यात्रा अब हमें बुली गणराज्य तक ले जाती है, जो एक छोटा लेकिन लचीला गणराज्य था, जो प्राचीन भारत में स्वतंत्रता की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा था। अपनी राजधानी अयकाल्प के साथ बुली गणराज्य, हालांकि अक्सर अपने बड़े पड़ोसियों द्वारा इसे छिपाया जाता था, ने क्षेत्रीय राजनीति और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुली अपनी उग्र स्वतंत्रता और बाहरी वर्चस्व के प्रति अपने अटूट प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की मांग करने वाले शक्तिशाली साम्राज्यों से कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बुली सदियों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखने में कामयाब रहे। अध्याय 9। अब हम प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली गणराज्यों में से एक लिच्छवी गणराज्य में पहुंचते हैं। अपनी राजधानी वैशाली के साथ भव्य महलों, मंदिरों और सभा भवनों से सजे एक हलचल भरे महानगर लिच्छवी गणराज्य ने गंगा के मैदानों में एक दुर्जय उपस्थिति दर्ज कराई। लिच्छवी अपनी सैन्य शक्ति और शासन की अपनी परिष्कृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपने समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिच्छवी गणराज्य की लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता इसकी निर्वाचित सभाओं और परिषदों की विस्तृत प्रणाली में स्पष्ट है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया। अध्याय 10। हमारी यात्रा का समापन विदेह गणराज्य में होता है, जो प्राचीन ज्ञान और दार्शनिक चर्चा में डूबा हुआ राज्य है। अपनी राजधानी मिथिला के साथ, जो शिक्षा और संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र है, विदेह गणराज्य का भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान है। विदेह कला के अपने संरक्षण, संगीत और नृत्य के प्रति अपने प्रेम और ज्ञान और बुद्धि के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। विदेह गणराज्य को महाकाव्य रामायण में राजा जनक के राज्य के रूप में अमर कर दिया गया है, जो भगवान राम की पत्नी सीता के पिता थे। राजा जनक, जो स्वयं एक दार्शनिक राजा थे, ने अपने दरबार में प्रसिद्ध संतों और विद्वानों की मेजबानी की, जिससे मिथिला बौद्धिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक ज्ञान का एक जीवंत केंद्र बन गया। जैसे ही प्राचीन भारत के हृदय स्थल में हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमें इन गणराज्यों की स्थायी विरासत पर विस्मय और आश्चर्य की गहरी अनुभूति होती है। उनकी कहानियां पत्थर के शिलालेखों, प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक अवशेषों में अंकित हैं।
स्वतंत्रता, स्वशासन और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए मानव आत्मा की कालातीत खोज के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। हालांकि ये गणराज्य अंततः समय के क्रूर मार्च और शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय के आगे झुक गए होंगे, लेकिन उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। प्राचीन भारत के गणराज्य सामूहिक निर्णय लेने, सहभागी शासन और कानून के शासन पर अपने जोर के साथ आधुनिक दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शक्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में नहीं, बल्कि लोगों की सामूहिक इच्छा और ज्ञान में रहती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम इन प्राचीन समाजों से प्रेरणा लें, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखने की हिम्मत की जहां लोगों की आवाज सर्वोच्च हो सकता है कि इन प्राचीन गणराज्यों की कहानियां आशा की किरण के रूप में काम करें और एक अनुस्मारक के रूप में काम करें कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की खोज एक कालातीत प्रयास है, जिसके लिए अटूट साहस, अटूट प्रतिबद्धता और मानव आत्मा की शक्ति में स्थायी विश्वास की आवश्यकता होती है, ताकि सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सके।